हेलो बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 4 का पहला टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है रूबी लेजर। देखिए, रूबी लेजर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम अगर पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर वो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करें कि एक लेजर एक्शन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। एक पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना, यानी जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो, पहला पॉइंट। दूसरा, एक एक्टिव मीडियम का होना ज़रूरी है, उसके बगैर या हम कहें कि ये इन्वर्जन होना पॉसिबल नहीं है। एक रेजोनेट कैविटी, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं किसी भी लेजर एक्शन के लिए, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर लेजर की कंस्ट्रक्शन या नई नई टाइप की जो लेजर्स हैं वो सामने आई। तो सबसे पहला जो लेजर बच्चों सामने आया वो आया रूबी लेजर 1960। मैमन ने इसे डिजाइन किया 1960 में। ये जो लेजर है ये सॉलिड स्टेट कैटेगरी में आता है, सॉलिड स्टेट लेजर भी हम इसको कह सकते हैं। सॉलिड स्टेट लेजर में इसमें होता क्या है बच्चों, इसके अंदर एक रोड होती है। ये देखो, ये जो रोड दिखाई दे रही है, ये जो रोड है दिस इज कॉल्ड रूबी रोड। रूबी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ हम जो क्रिस्टल यूज किया गया है दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर 0.05% अगर हम क्रोमियम डोप कर देते हैं तो वो जो कंपोजिशन बनेगा वो एक बेस्ट सुटेबल कंपोजिशन होगा जो पॉपुलेशन इन्वर्जन को करवाने के लिए। तो कैसा लेजर है ये? सॉलिड स्टेट लेजर है। और 1960 में मैमन ने इसको डिस्कवर किया। एक रूबी रोड इसके अंदर हमने मैमन ने एक रूबी रोड ली। रूबी रोड जो ली गई वो जो उसके अंदर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल जिसके अंदर 0.05% जो है वो क्रोमियम उसके अंदर डोप किया गया। इसमें जो लेंथ होती है रोड की वो नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है और डायमीटर जो होता है इसका रोड का वो 0.5 सेंटीमीटर के आसपास का होता है, ठीक है। और खास बात क्या है बच्चों, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हमने जो क्रोमियम डोप किया है तो क्रोमियम आयन जो है वो यहाँ पर एक्टिव सेंटर का काम करेगा इस सॉलिड स्टेट लेजर में। और जो फिक्स्ड एक्टिव सेंटर होगा, मूव नहीं करेगा क्योंकि सॉलिड स्टेट हम बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन इसमें इनर्ट रहेंगे, ठीक है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस लेजर की खास बात क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक है इसकी। तो सबसे पहला तो इसकी खास बात यह है बच्चों कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दूसरा, जो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हाई होती है। और जो क्रिस्टल क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और आमतौर पर इसको हाई पावर पल्स आउटपुट के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा उस टॉपिक के बाद हम कंप्लीशन के बाद हम उसको जिक्र करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, एक रूबी रोड ली गई। उस रूबी रोड की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर का है। उस रूबी रोड को एक्सटेंड किया गया। इसके एक एंड पे यहाँ पर जो एक सिल्वर्ड मिरर इसको पूरी तरह से इस एंड को हाईली पॉलिश्ड कर दिया गया, 100% रिफ्लेक्टिंग कर दिया गया। दूसरा जो एंड है इसको पार्शियली रिफ्लेक्टिंग कर दिया गया यहाँ पर। यानी ये जो पोर्शन है बच्चों, ये वाला और ये वाला पोर्शन जो हो रेजोनेट कैविटी का काम करेगा साथ में, ठीक है। और जो ये है क्वेंचिंग का काम करता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर पल्स आउटपुट आती है उसके लिए क्वेंचिंग का काम करेगा। हमने एक फ्लैश लैंप को से इसको क्या कर दिया है, रूबी रोड को कवर कर दिया है। यानी जैसे ये रूबी रोड है और इसको हमने एक फ्लैश लैंप के ऊपर जैसे उसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर दिया है इसको, ठीक है। और जो ये ट्यूब है, आउटर ट्यूब जो है, ये एक प्रकार से जैकेट है और इसके अंदर हम एक प्रकार से कोई भी लिक्विड या जैसे वाटर जो है ना वो फ्लो करवा सकते हैं इसके अंदर। और इसका काम होगा इसको कूलिंग रखना है इसकी सबसे एक बड़ी पॉइंट ये है कि इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। उस हीटिंग इफेक्ट से बचने के लिए हमें बार बार उसको हमें हीट को बाहर इजेक्ट आउट करवाना पड़ेगा। उसके लिए हमने ये जैकेट, जो ये जैकेट नज़र आ रही है, ये सारा का सारा कूलिंग इफेक्ट के लिए लिया गया है। उसके साथ हमने एक कैपेसिटर लगाया, उसके पैरेलल में एक वेरिएबल बैटरी जो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। जैसे यहाँ से सर्किट ऑन किया या ऑन होता है तो ये कैपेसिटर क्या होगा, एकदम से क्या होगा बच्चों, इस फ्लैश लैंप के अक्रॉस डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो जैसे ही फ्लैश लैंप के अक्रॉस कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो फ्लैश लैंप से क्या होगा, एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो क्रिस्टल के ऊपर पड़ेगी, ठीक।
यानी यहाँ पर जो लाइट पड़ेगी उस लाइट की वजह से क्या होंगे, जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट के एटम्स क्या होंगे बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। देयर आर टू पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट्स फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, क्योंकि जो हीलियम जो यहाँ से जिनोन लैंप जो यूज़ किया गया है, जिनोन लैंप से जो लाइट निकल रही है उसमें ग्रीन लाइट और उसमें दूसरा ब्लू लाइट का जो कंपोनेंट है वो जब इन एटम्स पे पड़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि दो डिफरेंट लेवल पे एनर्जी, मैंने यहाँ पर एक ही दिखाया है, तो जो ग्राउंड लेवल के जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड लेवल में चले जाएंगे N3 के अंदर, यानी E3 एनर्जी लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स हमारे एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब क्या होगा, इमीडिएटली यहाँ से वो जो एक्साइटेड स्टेट में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं वो डी एक्साइट होके आ जाएंगे बच्चों इस स्टेट में, दैट इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। ये तभी पॉसिबल हुआ जब हमने इसके अंदर क्रोमियम आयन को डोप किया, वही एक्टिव सेंटर का यहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स थे एक्साइटेड एटम्स वो डी एक्साइट होके आ गए और इमीडिएटली यहाँ से वो पहुँच गए लेवल E2 पर। तो ये जो ट्रांजिशन होगी यहाँ पर, दिस ट्रांजिशन इज नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन जो होगी बच्चों नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होगी, यानी दिस इज इनसिग्निफिकेंट फॉर अस। इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी वो इनसिग्निफिकेंट होगा। अब यहाँ पर जो क्या होगा कि इसका लाइफ टाइम 10 to power -8 to -9 सेकेंड है और यहाँ का लाइफ टाइम 10 to power -3 सेकेंड है। तो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जो है यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे E2 लेवल पे, और इसके कंपैरेटिवली यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स बच्चों क्या रह जाएंगे, कम रह जाएंगे। इसलिए इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन डेवलप होगा। और उस पॉपुलेशन इन्वर्जन को फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर इसको स्टिमुलेटेड एमिशन करवाते हैं, यहाँ से फोटॉन्स जो है डी एक्साइट होते हैं, इमीडिएटली एकदम से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो यहाँ से फिर एनर्जी निकलती है और जो एनर्जी निकलती है उसकी जो वेवलेंथ होगी बच्चों वो 694.3 नैनोमीटर के आसपास होगी और जो रेड कलर को बिलोंग करती है। तो इस प्रकार से लेजर का एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर होगी बात? आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या एक्शन है, किस प्रकार से काम करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको हम समझें तो मैथमेटिकली कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो भी हम एक बार बच्चों देख लेते हैं। देखिए, there are three levels: ground state, metastable state and excited state. Let the number of atoms in ground state is n1, in the number of atoms in the excited state E3 is n3, and in the metastable state is n2. Then the total number of atoms will equal to n1 plus n2 plus n3, और ओवरऑल जो है नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे बच्चों, कांस्टेंट रहेंगे। अब अगर हम ये देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लेवल 3, लेवल 3 में जो पॉपुलेशन का जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसे होगा, वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बी रिटन एज WPN1 माइनस WPN3 माइनस N3A32 माइनस N3S32। अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। जो पहला केस है बच्चों WPN1, अगर हम देखें तो WPN1 का मतलब है नंबर ऑफ इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, और इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ एटम्स यहां से यहां गए हैं। तो वो किस पे डिपेंड करेंगे, यहां पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है, तो यहां से यहां जो नंबर ऑफ एटम्स गए हैं दैट इज द नंबर ऑफ इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम लेवल 1 to 3। ओके, अब यहां चले गए। अब यहां के जाने के बाद क्या होगा, तीन पॉसिबिलिटी है बच्चों। हो सकता है यहां से डायरेक्ट डी एक्साइट होकर 3 से 1 पे चले जाएं, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, या हो सकता है 3 से 2 पे चले जाएं, नॉन रेडिएटिव एमिशन, और फिर 2 से 1 पे जाएं, दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो देखिए गए हैं इतने, अब इतने इसके पास यहां चले गए, अब तो इसके पास जितने गए हैं उसमें से डिक्रीज ही होने हैं, कुछ यहां जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे, कुछ यहां से डायरेक्ट हो सकता है इसके थ्रू यहां चले जाएं। तो वो कौन कौन से केस बनेंगे, माइनस WPN3। व्हाट इज दिस, WPN3 का मतलब है, इसको बोलेंगे बच्चों हम WPN3 को नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ ये तो क्या था, नंबर ऑफ इंड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन था पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम 1 to 3। दिस इज द नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम लेवल 3 to 1। हालांकि 2 लेवल के अंदर ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। अगेन माइनस N3A32, यानी 3 से 2 पे कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं,
स्पॉन्टेनियसली एमिट हो रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज N3S32 और N3 से यानी E3 लेवल से E2 लेवल में स्टिमुलेटेड कितने नंबर ऑफ रिलेटिव ट्रांजिशन हो रही है, 3 से 2 में। ये हमने dN3/dt का रेट निकाला। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं बच्चों dN2/dt। तो व्हाट इज dN2/dt? पहला तो वही WP। अब देखो जो यहाँ पर आएंगे मीन्स क्या है कि यहाँ से हमने भेजा वो वाया किसी के थ्रू होके आए, चाहे अब यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठे होंगे, दिस इज WL1। इसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि N2 का रेट दे रहे हैं तो उसके पास है कितने, आए कितने उसके पास है WLN1 पहला, और कितने आए N3A32 यानी 3 से 2 में कितने आए बाई मीन्स ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। बाई मीन्स ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन कितने आए, ये आ गए। तो 3 तरीकों से यहां पर पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ एटम्स के जो है जो रेट है प्रोबेबिलिटी वो जो वहां पर बढ़ेगा। एक तो यहां से यहां चले जाएं, एक जो यहां इसमें लॉस आया है वो हमें डायरेक्ट यहां पर एज इट इज मिलेगा। एक ये मिल गया बच्चों, देखो ये वाला जो यहां माइनस था, एक ये माइनस था, ये वाला मिल गया। अब ये क्या है, ये तो था इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, ये क्या होगा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का, तो इसको दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। यहां से 2 से 1 पे जाएगा तो इसलिए घट जाएगा। इसी प्रकार और क्या घटेगा, और घटेगा N से 2 से 1 पे स्पॉन्टेनियस कितना एमिशन हुआ है, ये घट जाएगा। और लास्ट क्या है N2S21। अब जो S21 है इसको हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांजिशन है बच्चों 2 से 1 की, अगर वो रेडिएटिव ही ट्रांजिशन होगी, क्योंकि सारी ट्रांजिशन रेडिएटिव है तो इट मींस नॉन रेडिएटिव तो होगी नहीं, तो इसको हम बाद में 0 भी कर देंगे, ये अपनी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर है ना। यहां मिले कितने, मिलने की पॉसिबिलिटी है इसकी वजह से 1 से यहां पर आए कितने आए, किसी के थ्रू होके आए, यहां कितने आए हैं। दूसरा थर्ड से यहां पर कितने आए हैं बाई मीन्स ऑफ स्पॉन्टेनियस, बाई मीन्स ऑफ स्टिमुलेटेड, ठीक है। और यहां से नीचे कितने गए हैं बाई स्पॉन्टेनियस एमिशन, और ये क्या है बच्चों नॉन रेडिएटिव एमिशन, और नॉन रेडिएटिव एमिशन होगा नहीं। और ये जो टर्म घटी है ये है स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से, जो यहां से स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है। इसी प्रकार हम dN1/dt लिखते हैं, 1 के किस प्रकार से रेट जो है वो चेंज होगा। अब जो यहां से घट रहा है, जो यहां से घट रहा है वो इसमें ऐड हो जाएगा। नेचुरल सी बात है कि जो 2 से यहां आएंगे, जो यहां घटा है वो यहां पर बच्चों क्या होगा, ऐड होगा। यहां पर L हमने स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या एमिशन बोला, यहाँ पर नेचुरल सी बात है वहाँ से 2 से 1 पे आ रहे हैं। तो ये जो टर्म्स हैं बच्चों उसके अंदर जो टर्म्स ऐड होंगी वो वहाँ से जो ऊपर से नीचे आए हैं एटम्स आए हैं वो तो ऐड हो जाएंगे, और सबट्रैक्ट क्या होंगे जो नीचे से ऊपर गए। जैसे ये था हमने नीचे से ऊपर भेजा 3 में भेजा तो ये घट जाएगा उसमें से। इसी प्रकार WLN हमने यहाँ से इसमें भेजा, वो कितना था WLN, वो घट जाएगा। तो ये जो टर्म घट जाएंगी बाकी ऐड हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जब हम, क्योंकि n कांस्टेंट है हमारा, अगर n कांस्टेंट है तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, और उसको सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप की टर्म आ जाएगी। और यहाँ से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि n इस प्रोसेस के होने के लिए, लेजिंग एक्शन होने के लिए N2 मस्ट बी ग्रेटर देन N1, देन द पॉपुलेशन इन्वर्जन विल बी अकर्ड। तो इस प्रकार से हम इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं रूबी लेजर को। ओके, अब इसमें और अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें और क्या खास पॉइंट हो सकते हैं। एक तो बच्चों इस पे क्वेश्चन आमतौर पर आता है, क्योंकि कैसा बोला हमने इसको बोला एक्चुअली में जो लेजर है वो सॉलिड स्टेट लेजर है, सॉलिड स्टेट लेजर है ये, ठीक है ना। और इसके अंदर एक और ख़ास बात यह है कि हम बाहर से डोपिंग कर रहे हैं, क्रोमियम +3 आयन की डोपिंग की है। लेकिन पहली लेजर थी बच्चों ये, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर कुछ कमियां थी, लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी, सबसे पहले लिमिटेशंस तो थी कि जो लेजर लाइट निकल के आएगी, जो हम इसका ग्राफ बनाते हैं रिसीव्ड इंटेंसिटी का, उसमें स्पाइकिंग आती है। और स्पाइकिंग किस तरह से आती है बच्चों, कुछ इस तरह से आती है, जैसे बढ़ गई इंटेंसिटी, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, कुछ इस प्रकार की स्पाइकिंग मिलेंगी हमें। ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि होता क्या है, देखिए ये कैपेसिटर है,
कैपेसिटर जैसे एकदम से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होते ही फ्लैश लैंप ऑन होगा, फ्लैश लैंप से लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ते ही एटम एक्साइट होंगे, वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे और मेटास्टेबल स्टेट में इकट्ठे हो जाएंगे। उनको डी एक्साइट करवाया जाएगा तो हमें जो यहाँ से रेडिएटिव ट्रांजिशन में लेजर मिलेगी, लाइट निकलेगी, ठीक है। लेकिन एकदम कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो दोबारा चार्ज होने में टाइम लगेगा, और जब तक वो टाइम लगेगा तब तक सारे के सारे मेटास्टेबल स्टेट के जो एटम्स थे वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, और इस प्रकार से जो पॉपुलेशन इन्वर्जन थी वो मेंटेन नहीं रही। और जब पॉपुलेशन इन्वर्जन मेंटेन नहीं रहेगी, इसका मतलब लेजिंग एक्शन रुक जाएगा। इसीलिए इंटेंसिटी बढ़ गई, फिर एकदम से कम होगी, फिर बढ़ गई, फिर कम होगी। इस प्रकार यहाँ पर जो हमें पल्स के रूप में जो है बच्चों वो लेजर लाइट मिलेगी। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशंस भी हम कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या है, इसको हमें कूलिंग प्रोसेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर कूलिंग प्रोसेस प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो हो सकता है हमारा सिस्टम बर्न आउट हो जाए। दिस इज द सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन क्या है? थर्ड लिमिटेशन ये है कि दिस इज ए सॉलिड स्टेट लेजर, और सॉलिड स्टेट लेजर के अंदर जो लेजर लाइट एमिट आउट हो रही है उसके मोनोक्रोमेटिसिटी का जो डिग्री होगा, डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी बहुत कम होगी बच्चों, बहुत कम डिग्री ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी होगी। इसके कंपैरेटिवली अगर हम गैस लेजर की बात करते हैं तो गैस लेजर में मोनोक्रोमेटिसिटी बहुत हाई डिग्री की मोनोक्रोमेटिसिटी होगी, क्योंकि हमें पता है सॉलिड स्टेट के अंदर जो एनर्जी स्पेक्ट्रा निकलता है बच्चों, आमतौर पर बैंड स्पेक्ट्रा निकलता है, क्योंकि एटम्स एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जब हम गैसियस स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, वहां से जो स्पेक्ट्रा एमिट आउट होता है वो नियर अबाउट बड़ा प्रिसाइज स्पेक्ट्रा होता है। इसीलिए उसको हम क्या कह सकते हैं, हाईली क्रोमेटिक कह सकते हैं, जो कि गैस के केस में होता है, लेकिन किसके केस में नहीं होता बच्चों? सॉलिड के केस में नहीं होता। सो ये बच्चों इसकी लिमिटेशंस थी। इसकी एफिशिएंसी भी कम होती है, गैस लेजर के कंपैरेटिवली अगर हम देखें इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लेजिंग एक्शन रूबी लेजर का एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक लेजर आपकी बच्चों ये हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो हीलियम नियॉन लेजर का होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।